देखिए, पूरी दुनिया में इतनी सारी सुपर पावर कंट्रीज है, लेकिन इन सब की करेंसी को छोड़कर यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाया जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? और ना चाहते हुए भी कोई देश यदि ये चाहे भी कि मैं वो डॉलर का यूज ना करे तो भी ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है कि पूरी दुनिया में 2/3 हिस्से पर ब्रिटेन का राज रहा, लेकिन इसके बाद भी स्टर्लिंग पाउंड की जगह यूएस डॉलर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, आज से करीब 150 साल पहले 1900 के आसपास तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो पेमेंट होती थी वो वैल्यूबल मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन सारी चीज़ों में होती थी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यूएस से कोई सामान इंडिया आ रहा है, तो इसमें जो इंडिया पेमेंट करता था वो गोल्ड में करता था, और ऐसे ही इंडिया से भी सामान जब यूएस जाता था तो वो भी गोल्ड में ही पेमेंट करता था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता था, और इन सारी दिक्कतों की वजह से यूएस और यूके दोनों परेशान हो चुका था। तो उस समय के जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट लेकर के आया। इस एक्ट में उन्होंने कहा कि 23 ग्राम गोल्ड के बदले वो $1 की करेंसी प्रिंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास $1 की करेंसी है तो आपके पास 23.22 ग्राम्स गोल्ड है, जो आप जब चाहे उसे ले सकते हैं, और जब चाहे इसके बदले आप पेपर करेंसी भी ले सकते हैं। यानी कि एक दूसरे गोल्ड और पेपर करेंसी जो थी एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते थे, और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और इसका पूरा एक बैंकिंग सिस्टम निकाल दिया था इन्होंने। साल 1930 आते आते एक पूरा ले चल रहा था ठीक से चलाने का इन सारी चीज़ों को। लेकिन अब आता है ईयर 1914, जब पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चली जाती है। इवन पूरा यूरोपियन कंट्रीज होता है इसी वॉर में चला जाता है, और इस वॉर का में जिस देश के पास जो भी रिसोर्सेज थे वो सप्लाई करता है, और इसके बदले पूरी दुनिया से गोल्ड इकट्ठा होता है। और इसमें यूएस सबसे आगे रहता है, क्योंकि और यूएस के पास बहुत ज़्यादा वेपन्स और टेक्नोलॉजी होने के कारण और फूड सप्लाई होने के कारण ये क्या करते हैं, पूरी दुनिया में इस रिसोर्सेज को सप्लाई करते हैं, जिस कारण से पूरी दुनिया का इवन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो पूरी दुनिया का 50% गोल्ड यूएस बैंक में चला जाता है। और अब ईयर आता है 1918, जब ये वॉर खत्म हो जाती है, और तब तक पूरा यूरोपियन कंट्रीज होता है, ये सारा पूरा देश कर्ज में चला, और जिसके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है उनकी ट्रेजरी खाली हो जाती है। इसके बावजूद भी यूरोपियन कंट्रीज होता है, उन्होंने मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। इवन पैसा गोल्ड रिजर्व ना होने की बावजूद भी इन्होंने इतने पैसे प्रिंट किए कि पूरा जो था 1933 आते आते पूरा रिसेशन हो जाता है, एकदम ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति आ जाता है। इसके ठीक 5 साल बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। इसमें यूएस फिर से वेपन्स और फूड सप्लाई करता है, और फिर से वही होता है। और इस बार जो भी गोल्ड रिसोर्सेज बचे हुए थे इसकी ट्रेजरी में 20% रिजर्व जो था वो यूएस बैंक में चला है, जिस कारण पूरी दुनिया में फिर से एक बर्टल सिस्टम वाला आ गया था कि टमाटर लो और फिर गेहूँ लो, फिर गेहूँ दो और फिर टमाटर लो। ये इसे बर्टल सिस्टम कहते हैं। और इस चीज़ को सुधारने के लिए ईयर 1944 में एक बेटल वुड एग्रीमेंट होता है। इसमें करीब पूरी दुनिया के 45 कंट्रीज़ ने इस पर साइन किया। अब पूरी दुनिया में जो ट्रेड होगा वो यूएस डॉलर में होगा। लेकिन कुछ समय बाद दिक्कतें ये हुई कि डॉलर की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई, और यूएस एक वियतनाम वॉर में फंस जाता है। और इस वॉर के खर्च को निकालने के लिए यूएस क्या करता है, करेंसी छापना शुरू कर देता है। और इतनी करेंसी छापता है कि जितने गोल्ड रिजर्व नहीं थे उससे ज़्यादा तो पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में मनी फ्लॉट करने लगता है। और ऐसी स्थिति बन गई कि अब लगता था कि फिर से क्राइसिस आ जाएगा। और इसी क्राइसिस के बाद और यूएस ने एक चीज़ और किया कि इन्होंने 1961 में यूरोपियन कंट्रीज़ के करीब 7 कंट्रीज़ को मिलाकर एक पुल बनाया, और इस पुल से इन्होंने डिमांड और सप्लाई को मैनिपुलेट करना शुरू किया कि अब जो होगा $35 पर वॉन्स के बराबर होगा, यानी कि एक वॉन्स 28.22 ग्राम्स होता है, और इसके बदले वो जो है $35 छापना शुरू किया। अब डॉलर की कीमत थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन 1961 आते आते गोल्ड का पुल भी टूट गया। इसमें हुआ क्या, कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उसको घाटा होना चाहिए। 1971 आते आते यूएस की जो ट्रेजरी थी वो इतनी खाली हो गई कि अब यूएस इस चीज़ से पूरा बौखला गया। और उस समय के जो प्रेसिडेंट निक्सन थे उन्होंने गोल्ड डॉलर की कन्वर्टिबिलिटी को, उसका जो पूरा किस्सा था उसको ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। इससे पूरी दुनिया में जो अब तक ट्रेड हो रहा था वो यूएस डॉलर में हो रहा था, और पूरी दुनिया को इस चीज़ से शौक लगता है कि आखिर ये हो क्या गया है, और इसे ही निक्सन शौक कहते हैं। The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy, and the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators.